चलिए देखिए नेक्स्ट। वेलकम टू बीएससी पाठशाला। और अब मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। और ये एक लास्ट पोर्शन बच गया था जिसका मैं डेरिवेशन टाइप का एक क्वेश्चन है, ये एक टॉपिक है, तो इसको करा देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो देखो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि व्हेन टू बॉडी, सबसे पहली बात कि न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल वहीं होता है जब वहां पे दो ऑब्जेक्ट हों, है ना। दो ऑब्जेक्ट पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। तो ये आपको प्रूफ करना है, ये देखो यहाँ पे, ये आपको प्रूफ करना है। फिर हो जा, ये आपको प्रूफ करना है यहाँ पे। ये देखो ये वाला, तो इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो इस ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो जरा ध्यान से देखो, मैं इसको पहले रफ कर लेता हूं, ठीक है। नहीं देखो इधर, अब मैं बात करता हूं आपको, इधर देखो। अगर मैं इनिशियल की बात करूं तो इसकी इनिशियल हो जाएगी, इसकी इनिशियल मोमेंटम कितनी हो जाएगी, या एम। हम जानते हैं मोमेंटम बराबर क्या होता है, मोमेंटम बराबर होता है एम इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इनिशियल की बात करूं तो इसकी हो जाएगी एम ए यू ए, और इसकी इनिशियल की बात करूं तो ये हो जाएगी एम बी यू बी। और अगर मैं इस फाइनल की बात करूं तो पी फाइनल इसके लिए एम ए एम बी वी बी, और इसकी फाइनल की बात करूं तो पी फाइनल, तो ये हो जाएगा एम ए वी ए, राइट। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मैं इसको प्रूव करूंगा न्यूटन सेकेंड लॉ की हेल्प से। तो कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो डेल्टा पी जीरो के बराबर, और डेल्टा पी के जगह पे मैं क्या रखूंगा, पी इनिशियल माइनस पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बराबर जीरो। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जरा देखो यहां से लिख रहा हूं मैं, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। आइए जरा इस पे, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, पी इनिशियल को मैं लिख सकता हूँ एम ए यू ए प्लस एम पी यू बी। देखो ये टोटल मोमेंटम इनिशियल हो गया, देखो जरा नीचे का एक इसको, और मैंने इसको सम करके लिख दिया, राइट। अब आ जाओ फाइनल में क्या लिखेंगे बताओ, एम बी वी बी प्लस एम ए वी ए, फाइनल हो गया। अब आइए नेक्स्ट, अब मैं क्या करूंगा, ए वाले को एक साथ और बी वाले को एक साथ रखेंगे, राइट। तो अब देखो मेरे पास ये क्या है, इस बी वाले को उस साइड भेजो, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, एम ए यू ए माइनस एम ए वी ए, राइट। और एम बी वी बी माइनस एम ए वी एम बी यू बी, एम बी यू बी, ठीक है ना। इसको अच्छे से लिख देता हूं थोड़ा सा, एम बी यू बी ऐसे लिख दिया, ठीक है। यहां देखो अब एम ए कॉमन हो जाएगा क्या, एम ए कॉमन हो गया तो अंदर क्या बचेगा बताओ, यू ए माइनस वी ए, और इधर बच जाए एम बी कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा वी बी माइनस यू बी, राइट। एक चीज कॉमन देख रहे हो आप कि इधर चेंज इन वेलोसिटी ये आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, v माइनस यू। तो एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, जरा देखना, टाइम से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाई टी बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड, दोनों साइड में हम क्या करें, दोनों तरफ से डिवाइड कर दिए, राइट। तो अब देखना है ये वैल्यू अब क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी एम ए, अच्छा इसमें माइनस को कॉमन ले लेता हूं मैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी ए माइनस यू बी वी यू ए, और इधर वैल्यू आ जाएगी एम बी और
वी बी माइनस यू बी। दोनों साइड में मुझे टाइम से डिवाइड करना था और ये रहा टाइम, यहाँ नीचे टाइम, टाइम से डिवाइड कर दिया। आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जानते हो कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि माइनस एम ए, और इसको मैं a लिख सकता हूँ, a स्मॉल a बराबर इसको क्या लिख सकता हूँ, एम बी, और सिमिलरली इसको भी लिख सकता हूँ ए बी। तो आप जरा देखो, मैं यहीं पे लिख सकता हूँ। अब ये जानते ही हो कि ये फॉर्मूला किसका होता है, बताओ। एफ इजिकल टू हम जानते हैं एम ए के बराबर होता है न्यूटन सेकेंड लॉ से। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो इसको मैं मॉड में लिखूंगा, इस यही चीज तो प्रूफ करनी थी। तो ये ए पे लग रहा होगा बी के कारण, और बी पे लग रहा होगा ए के कारण। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एफ ए बी इज इक्वल टू, इस माइनस को इस साइड भेज दो तो माइनस एफ बी ए, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड में लिख सकते हैं, एफ ए बी इज इक्वल टू मॉड एफ बी ए। प्रूफ, ठीक है ना, याद रखना यही है आपकी प्रूफ। तो इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे, और ये था थर्ड लॉ, ठीक है ना। अब यहाँ देख लो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं थर्ड लॉ के। थर्ड लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बोला था, थर्ड लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आपके बुक के ही पॉइंट है, इंपॉर्टेंट। बोल रहा है कि द एक्शन रिएक्शन पेयर, दिस एक्शन रिएक्शन पेयर कैन नेवर बी ऑन सेम बॉडी, कभी भी सेम बॉडी पे नहीं लगेगा, मतलब डिफरेंट। यहाँ पे क्या होना चाहिए, थर्ड लॉ के लिए कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या है, पहला कि टू डिफरेंट बॉडी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, टू डिफरेंट बॉडीज होनी चाहिए या ऑब्जेक्ट होना चाहिए, राइट। सेकंड थिंग बोल रहा है कि सिंस ईच फोर्स अप्लाइड डिफरेंट बॉडी दे डू नॉट प्रोड्यूस एन एक्सेलेरेशन। याद रखना, ये एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस नहीं करेंगे इफ बॉडी हैव सेम मास। अगर सेम मास के होंगे तो कभी भी एक्सेलेरेशन नहीं। अच्छा ये बताओ, जब मास सेम हो जाएगा, एम ए और एम बी जब बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा, ये बॉडी क्या हो जाएगी, ये कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं होगा, बैलेंस्ड हो जाएगा, है ना, बैलेंस्ड हो जाएगा। खुद से सोचो ना कि अब यहीं पे देख लो, आपको दिखाता हूं मैं कि अगर यहीं पे मैं मास, इस इक्वेशन को जरा देखना, एम ए और एम बी कट जाएगा तो दोनों तरफ क्या बचेगा आपको, एफ ए इक्वल टू एफ बी, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, बस यही बचेगा। तीसरा बोल रहा है कि मतलब दोनों की तरफ बोल रहा है कि बोथ फोर्स पेयर मस्ट बी सेम, सेम होना बहुत जरूरी है ना। जैसे इस तरीके के फोर्स कहाँ देखने को मिलते हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, फ्रिक्शनल, नॉर्मल, है ना, नॉर्मल फोर्स mg के बराबर होता है, यही सारी चीजें देखने को मिलती थी। फिर इसने बोला कि बोथ फोर्सेस आर इंस्टेंटेनियसली इक्वल एंड अपोजिट, दोनों के दोनों इक्वल और अपोजिट होने चाहिए। फोर्स कैसे होने चाहिए, जैसे एफ ए अगर एफ बी के बराबर होना चाहिए, और माइनस साइन इंडिकेट करता है अपोजिट डायरेक्शन को, अपोजिट डायरेक्शन, राइट। ये था आपका आज का लेक्चर, और ये 4 नेसेसरी कंडीशन आपको याद होने चाहिए। देख लो डेरिवेशन मैंने इसका कर दिया यहाँ पे, आप लोग इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। हेलो एवरीवन, ये देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, से आपको असेसमेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ बॉक्स ऑफ मास, आइए इसको पूरा फुल स्क्रीन कर लो पहले, हाँ अब देखिए। बोल रहा है कि अ बॉक्स ऑफ मास 15 kg, मैंने एक फ्री वो इसको डायग्राम बना लिया मैंने, ठीक है। 15 kg का बॉक्स है, इज बीइंग पुल्ड बाय द फ्लोर मासलेस रोप, दिस रोप इज मासलेस रोप है, ये रोप है जिससे हमने बांध के खींचा है। रोप मतलब रस्सी, रस्सी से हमने बांध के 60 डिग्री एंगल से खींच रहे हैं। और कितना लगा रहे हैं फोर्स हम, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कितना है, फोर्स कितना लग रहा है बताओ, 80 न्यूटन, ठीक है। फिर इसके बाद एंगल 60 डिग्री मैंने लिख दिया है। व्हाट इज द एक्सेल, अच्छा जब खींचेंगे तो इस बॉडी कितनी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ेगी, ये एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। और क्या बताना है, इफ द कोफिशिएंट, अच्छा म्यू की वैल्यू गिवन है,
म्यू के कितना दे रहे हो 0.2 और जी की वैल्यू जो लेनी है वो लेनी है मुझे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट ये है एफ बी डी बनाए। एफ बी डी, तो एफ बी डी बनाएंगे तो ये बताओ, मान लो यहाँ पे है तो इस ऑब्जेक्ट का नीचे की तरफ क्या लगेगा, एम जी लगेगा वेट, और इसी के परपेंडिकुलर में क्या लगेगा, नॉर्मल। तो मैं क्या करूंगा, मास कंसीडर कर लिया, इस मास के नीचे की तरफ एम जी वेट, ऊपर की तरफ क्या होगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा तो वेट कितना हो जाएगा, वेट हो जाएगा m इंटू जी, तो वेट हो जाएगा 15 इंटू 10 बराबर हो जाएगा 150 न्यूटन। वेट निकल गया न्यूटन का, ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा, राइट। अब ये देखो, ये हमारा रोप है जो 80 न्यूटन का है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पे लग रहा है, 60 डिग्री पे, ये भी लिख लिया मैंने। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट इधर एक्सेलरेट करे तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा स्मॉल एफ, और इस हम जानते हैं स्मॉल एफ इज इक्वल टू म्यू एन, फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो एन में जो आएगा वो देख के लिख लेंगे पहले। तो अब इसको रिजॉल्व कर देते हैं सबसे पहले। तो ये बताओ, इसको रिजॉल्व करूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, इसको रिजॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी बताओ। जब मैं जो इंक्लाइंड है उसको एक्स और वाई में रिजॉल्व कर लो, तो इसको नीचे अगर रिजॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 80 cos 60, और वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगी कितनी, 80 sin 60, राइट। तो मुझे चाहिए एक्सेलरेशन, तो जब भी एक्सेलरेशन टर्म्स आ जाए, यानी आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम आए, ठीक है ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम आ जाते हैं, तो हम वहां पे क्या अप्लाई कर देते हैं बताइए। इनर्शियल फ्रेम में तो एक्सेलरेशन 0 होता है, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, एक्सेलरेशन होती है उसके पास। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें लगाएंगे न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हम क्या लगाएंगे जरा बताओ। इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, राइट, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो आपको मैं बता देता हूँ, जिधर ऑब्जेक्ट जिधर एक्सेलरेट हो रही है वो फोर्स ज्यादा होगा, तो यहाँ पे 80 cos 60 ज्यादा है किससे, 80 cos 60 एफ फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होगा, तभी तो उधर खींच रहा है। ये ऑब्जेक्ट इधर तभी जाएगा ना जब ये वाला हॉरिजॉन्टल फोर्स ज्यादा होगा किससे, फ्रिक्शन से, ठीक है ना, फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तभी एक्सेलरेट होगा। तो मैं क्या लिखूंगा पहले, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो नेट फोर्स कितना आ जाता है, 80 cos 60 माइनस, इस डायरेक्शन को प्लस लिया तो इस डायरेक्शन को क्या लेंगे माइनस, तो बताइए एफ के माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। आइए जरा देखते हैं, हमें निकालना है एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 80 cos 60 माइनस एफ के जगह पे मैं म्यू एन लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई मास इन मास कितना है 15, तो इसको फिलहाल मैं लिख ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आ जाते हैं समीशन ऑफ एफ वाई इजिकल टू 0, इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट के कारण एफ वाई इजिकल टू 0, तो वाई के डायरेक्शन में एक लग रहा है एम जी और एक क्या लग रहा है, दो फोर्स यहां से लग रहे हैं नॉर्मल, है ना, दो फोर्स आपके नॉर्मल वाले लग रहे हैं, तो कितना लगेगा जरा बताओ। तो आप बोलोगे सर एफ वाई इजिकल टू 0, डेट मीन्स आप बोल सकते हो कि एन ऊपर की तरफ लग रहा है माइनस एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, और ऊपर की तरफ एक और फोर्स लग रहा है जिसका नाम है 80 sin 60 इज इक्वल टू 0, सबको उस साइड भेजते हैं, तो n की वैल्यू निकल जाएगी, जो n की वैल्यू निकलेगी यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा, राइट, और यही निकालने को बोला गया है, तो मैं n निकाल लेता हूँ, mg को उधर भेजा माइनस 80 sin 60। अब आप लोगों को पता हो तो बता दीजिए फटाफट से कि ये हमारा n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा mg कितना 15 इंटू 10 माइनस 80 साइन कितना हो जाएगा, साइन 60 √3/2, 2 से ये कितनी टाइम्स में कट गया 40 टाइम्स में। तो जरा देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से चलते हैं, n इज इक्वल टू 150 माइनस 40 √3, ये वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, पुट n इज इक्वल टू 150 माइनस 40 √3 इन 1, इक्वेशन 1 पुट कर देते हैं, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 80 cos 60 की वैल्यू 1/2 माइनस म्यू की वैल्यू 0.02 इंटू एन की वैल्यू हमारे पास कितना है? 150 माइनस 40√3 और नीचे हमारे पास कितना आ गया है? नीचे हमारे पास है कितना? 15। ठीक है ना, राइट। थोड़ा सा इसको मैं स्पेस बना लूं। सारे क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं स्पेस बना दूं, ठीक है, इतने में हो जाएगा। देखिए अब स्पेस हो गया, अच्छा है ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला कि आप ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ए इज इक्वल टू 80, ये देखो 2 से ये कितने बार टाइम्स में कट गया? 40 टाइम्स में। तो ए इज इक्वल टू 40 माइनस ये कितना हो जाएगा? 0.02, क्योंकि ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। तो 150 माइनस 40√3, ठीक है, और ये डिवाइडेड बाई 15। इसको सॉल्व करने का तरीका देखना थोड़ा सा यहां से, ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 40। अच्छा ये देखो यहां से 10 कॉमन ले सकते हैं क्या हम लोग? 10 कॉमन हो जाएगा, हाँ हो सकता है 10 माइनस 0.02, 10 कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचा बताओ? 15 माइनस 4√3 बच गया अंदर, थोड़ा सा तो छोटा हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। 15, थोड़ा सा और इसको स्मॉल करेंगे क्योंकि आपके पास तो कैलकुलेटर है उस समय रहेगा नहीं, आपको खुद से करना है। तो अप्रोच देखिए जरा। तो अगर आप 4 को अब इसको डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 10 आ जाएगा। 10 से 100 आएगा, तो 1 टाइम से ये कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या? 0.2 बच जाएगा, क्योंकि 10 से नीचे 10 नीचे बच चुका है। 10 से 2 को डिवाइड 0.2 और ये हुआ 15 और माइनस 4 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 लगे, 73 रख लेना, ठीक है ना। अब देखो ये हुआ 15, तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा 40 माइनस 0.2 इंटू 15 माइनस 4 3 12 कैरी 1 कैरी 2 पॉइंट और 4 1 4 2 6, इतना आ गया, राइट। और डिवाइडेड बाई कितना आ गया? 15। तो आप देखो एक्सेलरेशन अप्रोक्सीमेट आप मेरे को बता सकते हो 15, ये लगभग मैं मान लूँ इसको 7 अगर घट जाता तो 8 2 6 1.6 समथिंग आएगा 40 से, और नीचे 15 है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगी वैल्यू 40 माइनस 0.2 और इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेट 8 आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा, है ना। 0.8, ठीक है, इतना आ जाएगा वैल्यू। और इसके बाद आपको क्या करना है? 15 से इसको जब डिवाइड कर दोगे तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आ जाएगी? तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके एक्सेलरेशन की। मैं कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। तो इसकी वैल्यू आएगी कितना है बताओ? ये है 8.02, ठीक है, माइनस 40 डिवाइडेड बाई 15। आपकी वैल्यू ये अप्रोक्सीमेट कितनी आएगी? ये वैल्यू आ जाएगी 2.55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपकी जो एक्सेलरेशन आएगी वो आ जाएगी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2.55
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, तो आप याद रखना इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2.55। तो ये आपका एक्सेलेरेशन है। ठीक है ना, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। और आपको आज से मैं हो सकता है तो इवनिंग में आपको एक लेक्चर और अपलोड करूंगा जिसमें आपको बताया जाएगा बैंकिंग ऑफ रोड, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो आज आपका बैंकिंग ऑफ रोड तक मैं पहुंचा दूंगा आपके सिलेबस को। और आप लोग अपने अपने दोस्त को जरूर शेयर करें, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में खत्म करके ग्रेविटेशन स्टार्ट कर दूंगा डायरेक्ट, है ना। इसके बाद 7th यूनिट आपका ग्रेविटेशन ही है। ठीक है, 7th यूनिट आपका ग्रेविटेशन ही है। ब्लॉक 2 में 7th यूनिट आपका क्या है, ग्रेविटेशन। तो मैं इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर दूंगा। ग्रेविटेशन में भी ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट बताते हुए चलूँ। आप अगर रेगुलर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आपको टर्मिनल एक्सरसाइज, आपको खुद से भरोसा हो जाएगा कि टर्मिनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप खुद भी बना पाओगे, राइट। तो देखो मैं आज शाम बैंकिंग ऑफ रोड आपके बुक को कंसीडर करते हुए पढ़ा रहा हूँ, ताकि क्योंकि आपके जो पेपर होते हैं उस पेपर में आपके बुक से ही आते हैं, बुकलेट से ही क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने थर्ड लॉ को खत्म कर दिया, थर्ड लॉ का डेरिवेशन बाकी था वो करा दिया है। और आप जरूर देखना उस चीज को, और इस न्यूमेरिकल को भी देखना आप। ठीक है ना, ये आपके असेसमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 है, आप देख पा रहे होगे ये क्वेश्चन था, और अच्छा सा इसका सॉल्यूशन रहा ये। ठीक है, एक्सेलेरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करो, और लाइक कमेंट जरूर करो। आपको जो नया लेक्चर चाहिए, या चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकेंड सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में, आप डालो, नहीं तो मैं ये कंटिन्यू रखूंगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आपको सेमेस्टर वाइज भी डाल दूंगा, नहीं तो आपका ये जो आपका फर्स्ट ईयर है उनका मैं कंटिन्यू रखूंगा बैच फिजिक्स का। ठीक है, जैसे ही फिजिक्स की बुकलेट बन जाएंगे मैं केमिस्ट्री भी स्टार्ट करूंगा। केमिस्ट्री चाहिए तो आप केमिस्ट्री का भी बता देना, राइट। कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। ठीक है, थैंक यू। आप लोगों के लाइक कमेंट्स ही हमारे लिए मोटिवेशन है, इतना तो कर ही सकते हो। इसमें कौन से पैसे लग रहे हैं आपको, हैं? आपको फ्री कर दिया, फ्री वैसे चल रहे हैं यहाँ पे, फ्री में सारे आपको टाइम मिल लेंगे, सब कुछ फ्री है आपको यहाँ पे। बस एक लाइक करना है, एक शेयर करना है, और अपने फ्रेंड्स को ऐड अप करना है हमारे चैनल के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। आप लोग इतने पैसे खर्च करते हुए असाइनमेंट बनाने में, ये बनाने में, क्यों ना खुद से बनाओ। आप सीख लो इस चीज को, खुद से बनाने की प्रैक्टिस करो, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा इस चैनल से, राइट। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ कि सर ये बताइए क्या ये आपको ये असाइनमेंट के सारे सॉल्यूशन कहाँ से मिलेंगे, ये कहाँ से मिलेंगे। आप खुद से बनाओ, है ना, प्रैक्टिस करो। आपकी बुकलेट इतनी अच्छी है, इग्नू की बुकलेट बहुत ही अच्छी है, आप लोग उससे पढ़ो, पढ़ने की कोशिश करो, आप लापरवाही मत करें इस पे। ठीक है, और जो डाउट है आप जरूर भेजिए, सर इस ये नहीं समझ में आ रहा है, टर्मिनल एक्सरसाइज नहीं समझ में आ रहा है। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। देखो तो ये क्वेश्चन आपका कितना अच्छा क्वेश्चन है असेसमेंट 4 का। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हैं उसमें। आप टर्मिनल एक्सरसाइज बनाओ, खुद से बनेगा। मेरे पूरे थ्रू आउट लेक्चर देख लीजिए, और उसके बाद टर्मिनल एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करें, नहीं बने तो बताना, बिल्कुल बनेंगे अगर आपने अच्छे से देखा है तो। ठीक है, प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए। थैंक यू, और ऐड जरूर करें अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।